हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस की 98। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की 98 पे। यहाँ आप सभी को हर एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, ये क्विज चल रहा है, क्विज नंबर है 41 और अभी तक आप लोगों ने क्विज देखा है 40 तक का सारा मटेरियल, जो कि आपके प्लेलिस्ट में अगर आपको जाना हो, यहाँ पे हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे आपको 1 to 40 वीडियो अपडेटेड किए जा चुके हैं और ये क्यूज नंबर है 41। जी हाँ, और आज हम देखेंगे जीव विज्ञान से कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो देखते हैं आज का क्विज, और आप हमारे साथ भी इस क्विज में अटेंड कीजिए। और मैं बता दूं कि जो बच्चे अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो तो हमारे साथ बने ही रहे। इनफैक्ट जो बच्चे यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के भी फॉर्म भरे हैं, उन सबको भी ये सिलेबस सेम है, इसलिए आप लोग लाइफ साइंस के सारे वीडियो देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और बने रहिएगा। तो चलिए, आज का हम जो क्वेश्चन क्यूज है वो शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा कि कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? ईथर, अल्कोहल, मेंथोल या नाइट्रोजन? तो चलिए बच्चों, आपको अगर आंसर पता है तो जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अल्कोहल का उपयोग से धब्बे नहीं छूट सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ अल्कोहल जो होता है दवाइयों में प्रयोग होता है। ठीक है, जो कि हेम्योपैथ की दवाइयों में यूज कर सकते हैं। मेंथॉल जो होता है हमारे दिनचर्या के कार्यों में यूज नहीं हो सकता है। मेंथॉल जो होता है वो एक तरह से बहुत ही सेंसिटिव होता है, इससे कपड़ों को नुकसान भी हो सकता है और जंग छूटने की तो बात ही नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन से नहीं हो सकता है ये काम। और ये जो होता है स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ईथर। जी हाँ बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। व्हाट इज द यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द इंक एंड द रस्ट स्पॉट्स विद द क्लॉथ? ठीक है, तो आंसर है ईथर। ओके, चलिए इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करने के लिए किया जाता है? चलिए बच्चों, आंसर कीजिए। अगर जिनको आंसर नहीं पता है वो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि इन सब का आंसर आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए, आपको अगर आंसर इसका पता है तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए, what are these elements obtained from microorganisms which are used to destroy the microorganism? ओके, तो चलिए आंसर बताइए जल्दी से, अगर आंसर पता है तो आपको। चलिए, इसका आंसर है बच्चों बी, यानी कि प्रतिजैविक। ठीक है, नोट कीजिएगा, प्रतिजैविक यानी पर बायोलॉजिकल इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द सूक्ष्म जीवों से प्राप्त वे तत्व, ऐसे तत्व हमें इनसे मिलते हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए होता है, प्रतिजैविकों का। ओके, चलो, ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है, ये क्वेश्चन में आ चुका है बच्चों, एसएससी 2015 के क्वेश्चन में था ये। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा, इन द बोन मैरो, रुधिर यानी कि ब्लड, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, या नसों में यानी कि वेन में? चलो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है बच्चों। इसका आंसर आप सोच समझ के दीजिएगा, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आपके पास है 10 सेकंड टोटल, और 10 सेकंड में आप आंसर कमेंट करते रहिए और कमेंट कीजिएगा, तो आपको हर बार की बात ही इस बार भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन एक बार बोल के उसका आंसर लिख देना, इट मीन्स कि क्वेश्चन आपको परमानेंट याद हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन होता है बट ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा जब आपके सामने इसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो ओके, चलिए, तो हमारे साथ बने रहिएगा। इसका आंसर है बच्चे ए, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं। मैंने आपको एक ब्लड से रिलेटेड चैप्टर कराया था, ठीक है, वो उसका क्यूज कराया था मैंने, उस क्विज में जाके देखिएगा पूरा, ये इसका आंसर भी वहां पे मिल सकता है आपको। ओके, तो प्लेलिस्ट में जरूर जाके, आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि वहां प्लेलिस्ट में जाके आप सारे के सारे वीडियो को देख सकते हैं। जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं, जो बच्चे यूपी पुलिस और
और बिहार पुलिस की फॉर्म भर के तैयारी में लगे हुए हैं। बिहार पुलिस एसआई का भी जो मेंस होने वाला है उसके लिए भी आप लोग सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आप मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, ठीक है, और इंग्लिश, ये सारे के सारे वीडियो अवेलेबल है हमारे सक्सेस की 98 पे, वहां आप जाके देख सकते हैं बच्चे। ओके, चलिए, किसी भी मनुष्य के द्वारा श्वसन में एक बार में से खींची गई हवा कितनी होती है, कितनी मिलीलीटर होती है? 600 मिलीलीटर, 800 मिलीमीटर, या 500 मिलीमीटर, या 100 मिलीमीटर? चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके आईबी में भी पूछा जा चुका है बच्चे 2010 में, है ना। तो इसका आंसर जरूर कीजिएगा। मनुष्य किसी के द्वारा श्वसन के एक बार खींची गई हवा कितनी बार होती है? व्हाट इज द एयर टेकन बाय द पर्सन इन द सिंगल ब्रेथ इन अ टाइम? 600 मिलीमीटर, 800 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर, या 100 मिलीमीटर? तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, नीचे जाइए और वहां पे कमेंट कर दीजिए 4 का आंसर क्या होगा। चलिए, हमारे साथ क्यूज में बने रहिएगा लास्ट तक। ओनली 15 क्वेश्चन अपडेट करके लाते हैं आपके लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड हैं, मतलब एग्जाम में आ चुके हैं, तो मे बी कि आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्यूज में बने रहिएगा। इसका आंसर है बच्चों सी, यानी कि 500 मिलीमीटर। मनुष्य एक बार में सांस जो खींचता है और उसे बाहर की तरफ फेंकता है तो वो टोटल 500 मिलीमीटर का होता है। मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? प्लेग, चिकन पॉक्स, रानीखेत, या ऑक्सीटोसिन? ठीक है, तो अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए जल्दी से। मुर्गियों से रिलेटेड देखो, प्लेग जो होता है वो चूहों से रिलेटेड है, ठीक है, रोग। चिकन पॉक्स जो है ये मानव मतलब इंसानों में होता है, ठीक है। और रानीखेत जो होता है ये मुर्गियों द्वारा होने वाला एक बीमारी है। जी हाँ, मुर्गियों की सबसे बड़ी बीमारी है रानीखेत, जिसको हम अवॉइड करते हैं और चिकन खाते हैं, जिससे हमें चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, प्लेग भी हो सकता है, ठीक है, मुर्गियों से। ओके, चलिए, सी आंसर इसका रानीखेत। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोल्स, मोर्टी मोर्टिकोल्स, फेंटुअस, या इनमें से कोई नहीं? कॉर्टिकस, मोर्टिकोलस, या फेंटस, या नन ऑफ दीज? ठीक है, तो आंसर जरूर कीजिएगा। आप सभी को इसका आंसर पता होगा तो, अगर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। चलो, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है बच्चे कॉर्टिकॉल्स, ठीक है। वृक्षों की जो छाल होते हैं, किसी बड़े बड़े वृक्ष देखे होंगे, जैसे कि एक नीम का पेड़ ले लो, ठीक है, तो नीम के पेड़ में जो छाल निकलते हैं उन पे उगने वाले कुछ कवक होते हैं, ठीक है, उसके कुछ फंगिस होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो कॉर्टिकॉल्स कहते हैं। ओके, चलो, मलेरिया किसके द्वारा होता है बच्चों? ये तो सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, इसलिए इसको इग्नोर मत कीजिएगा। और जो बच्चे आईबी के भी एग्जाम अभी आने वाला है, ठीक है, वो जुलाई में आ जाएगा इसका फॉर्म, ठीक है, तो जो बच्चे आईबी की तैयारी कर रहे हैं वो भी लाइफ साइंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि लाइफ साइंस का वेटेज हर एग्जाम में ज्यादा होता है, एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन के, मतलब ऐसे होते हैं, सेलेक्टिव कर लो कि वहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जा सको, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 1 से लेकर 41 ये वीडियो चल रहा है क्विज का, तो इसमें अगर आप एवरेज 10 क्वेश्चन भी याद करते हो तो समझ लो कि 4 से 500 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हैं, ठीक है। तो आंसर आपको जरूर वहां पे करके आओगे, इससे ये मेरा दावा है कि वहां पे आप आंसर जरूर करके आओगे, ठीक है बच्चों। चलो, तो इसी के साथ इसका आंसर है ए, यानी कि मादा मादा एनीफिलिस, ठीक है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मादा एनीफिलिस द्वारा होते हैं। हु इज द हु इज मलेरिया, नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है यहाँ पे। मलेरिया किसके द्वारा होता है, ठीक है, तो बाई हुम द मलेरिया फाउंड, ठीक है, तो बाई फीमेल एनोफिलिस, ओके, मादा एनोफिलिस द्वारा। चलो, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका क्या परिणाम होता है? रक्त का जमना, रक्त का नहीं जमना, रक्त का थक्का जमना, या रक्त का लाल हो जाना? चलो बच्चों, इसका आंसर आपसे मैं चाहूंगा कि कमेंट करें आप लोग जाकर नीचे कमेंट बॉक्स में,
और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जो बच्चे यूपी से रिलेटेड हैं, यूपी पुलिस वाले जो बच्चे फॉर्म भरे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े, ताकि ये जो जीके और जीएस का हमारे चैनल पे क्विज होता है वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इनफैक्ट जो बिहार एसआई का जो पेपर होने वाला है मेंस का, उसके लिए भी ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आप सारे क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बता सकते हैं आप। तो हीमोफीलिया का एक अनुवांशिकी रोग है, ठीक है। तो ये अनुवांशिकी जो रोग है ये किसका परिणाम है? चलिए इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर बच्चों बी, यानी कि रक्त का नहीं जमना, ठीक है। इसका एक परिणाम होता है कि रक्त का नहीं जमना। ओके, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? लाल ग्रंथि, थायराइड, यकृत या अमाशय? तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी सीजीएल में पूछ चुका है, एसएससी सीएचएसएल में पूछ चुका है, रेलवे में पूछ चुका है, ठीक है। और ग्रुप डी में भी पूछा है रेलवे के, ठीक है, इसलिए मैंने रेलवे लिख दिया एक बार में। और ये क्वेश्चन मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछा है, मैं क्या लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर दीजिए, जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बच्चों लीवर, यानी कि यकृत। जी हाँ, नोट कीजिएगा, लीवर इज द बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अगला सवाल है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल या सुक्रोज? चलिए तो अगर आंसर पता है तो बच्चों नीचे जाके कमेंट करिए, आंसर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन हो रहा है बहुत, ठीक है। क्वेश्चन सारे बहुत रिपीट हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि मतलब अब क्वेश्चन बचा ही नहीं है। बट आप लोगों को मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें, ठीक है, ताकि याद रहे। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो है बच्चों बी, यानी कि ग्लूकोज का, ठीक है। तो जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ, वो प्लीज चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि थोड़ा थोड़ा नोटिफिकेशन आप सभी को पहुंचे। ओके, चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन? ऑप्टिक पली, ध्रावणीय पली, सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बच्चे बी, यानी कि ड्रमेस्टिक लीटर जो होता है, यानी कि ध्राणीय पली जो होता है, इसके बारे में मैंने टॉपिक पढ़ाया है आपको। प्लीज जाइए लाइफ साइंस के प्लेलिस्ट में, ठीक है, वहां पे जाकर सारे के सारे वीडियो एक बार जरूर देखें, ठीक है। तो इसका आंसर है बच्चों बी, यानी कि ध्राणीय पली, यानी कि ड्रमेस्टिक लीटर होता है मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करने के लिए। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो धूप से नहीं, छाया में पनपते हैं, तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं बच्चों सियोकाइट्स, ठीक है, सियोकाइट्स कहते हैं इनको। जैसे कि आपके घर में मनी प्लांट हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो डायरिया, टीबी, निमोनिया या दोनों, बी और सी दोनों? तो देखिए श्वसन तंत्र से तो अब सभी को नोन है, यानी कि सांस से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है, एक तो टीबी होता है और एक निमोनिया भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आंसर सही है आपका, यानी कि ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ओके, डी इज राइट आंसर, ठीक है बच्चों, कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? तो वो प्रक्रिया है बच्चे वाष्पोत्सर्जन। ये मैंने इवेपोरेशन की जो चैप्टर पढ़ाए थे उसमें से भी क्वेश्चन रिलेटेड है, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछ चुका है बच्चे, ठीक है, और रेलवे में भी पूछ चुका है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। आज का आखिरी सवाल है क्विज का, जो कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन, संयोजन या अपचयन या विस्थापन? तो ये है अपचयन। जी हाँ बच्चों, आई थिंक नहीं, ये उपचयन है, सॉरी, ये उपचयन है, यानी कि सबसेक्शन जो होता है हमारा बॉडी का, वो हमारे भोजन को पचाने में सबसे अधिक अभिक्रियाएं होते हैं। उपचयन इज द राइट आंसर, ये इज योर राइट आंसर। ओके, अब आज के लिए इतना ही, पर हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि कल हम लेकर आएंगे इसका लाइफ साइंस का पार्ट 14। जी हाँ, क्विज नंबर 42।
ठीक है, क्विज नंबर 42 लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। और मैं हमेशा बोलूंगा, आज भी बोलूंगा कि जितने वीडियो देखिएगा उतने ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करके आइएगा आप, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर का बटन जरूर दबा के अपने दोस्तों तक इसे भेज दीजिएगा, ताकि उनको भी फायदा हो सके और इन सब वीडियो का वो फ्री में लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे।